हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए हमारे द्वारा चलाई जा रही यूकेपीएससी ओल्ड पेपर सीरीज़ का 11वां पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें हम आज यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए, यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए। और आज का ये पेपर आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे इस पेपर सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। और अभी तक 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिए गए हैं। जिन लोगों ने इन पेपर्स का सॉल्यूशन नहीं देखा है, स्टडी विद एम पर यूकेपीएससी ओल्ड पेपर सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके अब तक के सारे पेपर्स का सॉल्यूशन एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो देखिए, उत्तराखंड के किस जिले का, पौड़ी गढ़वाल जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और देखिए, राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल उधम सिंह नगर जिले में पाया जाता है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल उधम सिंह नगर जिले में पाया जाता है। और देखिए, उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, तो उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्रफल 24,303 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 45.44% है। जबकि देश के कुल वन का 3.4% वन राज्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट में दी गई झीलों का सुमेलन सूची सेकंड में दिए गए स्थानों से करिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताइए। तो देखिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड में यहाँ पर सुमेलन कर लेना है। तो देखिए, सात ताल की बात करें तो सात ताल झील आपके कहाँ पर है, नैनीताल में है। द्रोण सागर ताल है काशीपुर में। डोडी ताल है आपका उत्तरकाशी में। बिरही ताल है चमोली में। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखें, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है। तो देखिए, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का, मंदाकिनी नदी का संगम होता है अलकनंदा से, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर बसा पंच प्रयागों में से एक है। और रुद्रप्रयाग का पुराना नाम क्या था, पुनाड़। पुनाड़ इसका पुराना नाम था। और महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम था रुद्रवर्त। महाभारत काल में इसका नाम था रुद्रवर्त। और बात करें मंदाकिनी नदी के उद्गम क्षेत्र की, तो कहाँ से ये नदी निकलती है। देखिए, मंदाकिनी नदी निकलती है आपके रुद्रप्रयाग जनपद के मध्यांचल श्रेणी के चौराबाड़ी ग्लेशियर से। चौराबाड़ी नामक ग्लेशियर से यह नदी निकलती है, मंदाकिनी नदी। जबकि अलकनंदा नदी निकलती है कहाँ से, चमोली जिले के संतोपत शिखर के। चमोली जिले के संतोपत शिखर के अलकापुरी बांग हिमनद से निकलती है। और इसका अन्य नाम है विष्णु गंगा। इसका अन्य नाम क्या है, विष्णु गंगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो देखिए, कौन सा ये हिमालयी क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये है आपका बाह्य हिमालय। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाह्य हिमालय में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। और यहाँ पर 200 से लेकर 250
सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और शिवालिक जो श्रेणी है ना, इसी को ही बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए, चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है हल्की चिकनी कछारी मृदा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 के जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान है। तो देखिए, जिन लोगों को आंसर आ रहा है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं इसका आंसर। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान है। आंसर कीजिए, जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप अपना राइट आंसर लगा सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा स्थान। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान है चौथा स्थान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? तो देखिए, चीन युद्ध 1962 से पूर्व कौन सी जनजाति थी? ये जनजाति थी भूटिया जनजाति, जो कि तिब्बत से व्यापार करती थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, भूटिया जो जनजाति है ये किरात वंशी अर्ध घुमंतु जनजाति है, और इस जनजाति के लोग 1962 से पहले नीति, माणा और दारमा आदि दर्रों के माध्यम से तिब्बत से व्यापार करते थे। और भूटिया जो जनजाति है ये महा हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है, ये पॉइंट पे आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली थी? तो देखिए, जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली थी? ये जो स्थान था ये था बागेश्वर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुली बेगार प्रथा जो है ये ब्रिटिश कुमाऊं में 1815 ईस्वी से लेकर 1921 ईस्वी तक रही। कब से कब तक रही ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो कुली बेगार प्रथा जो है ये ब्रिटिश कुमाऊं में 1815 से लेकर 1921 तक रही। कुली बेगार जो आंदोलन है इसको रक्तहीन क्रांति की संज्ञा भी दी गई थी। तो इस आंदोलन को रक्तहीन की संज्ञा किसके द्वारा दी गई ये भी पूछा जा सकता है। तो गांधी जी ने इसको रक्तहीन की संज्ञा दी थी। और देखिए, 14 जनवरी 1921 को बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत व चिरंजी लाल आदि के नेतृत्व में बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले के दिन 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कुली बेगार न देने की शपथ ली गई। और इससे संबंधित जो रजिस्टर हैं वो कहाँ पर? सरयू नदी में बहा दिए गए। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो ये पॉइंट पे आप याद रखेंगे कि कुली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर था डाइविल। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखें, नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। तो देखिए, कोटेश्वर बांध निर्मित किया गया है किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, टिहरी बांध से 400 मेगावाट का टिहरी बांध जो है तो इससे 400 मेगावाट का कोटेश्वर बांध बना है, जो कि किस नदी पर? भागीरथी नदी पर स्थित है। और टिहरी बांध जो है ये किन नदियों पर बना हुआ है ये भी पूछा जा सकता है। तो भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना हुआ है टिहरी बांध, जो कि 2400 मेगावाट की परियोजना है, ये ध्यान रखेंगे। और इसी बांध से ही 400 मेगावाट का कोटेश्वर बांध निर्मित किया गया है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था कहाँ पर? हल्द्वानी में किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा जा सकता है कि कब किया गया था? तो राज्य में प्रथम दुग्ध डेयरी संघ की स्थापना हल्द्वानी में हुई। और कब हुई? 1949 में, 1949 आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया?
तो देखिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम ये पास किया गया था। कब किया गया था? आगामी एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 में। सन 1950 में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम पास किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी 1969 में, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। 1969 को गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर बनाया गया था? पौड़ी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? तो देखिए उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? बताएं। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप अपना राइट आंसर लगाएं कमेंट सेक्शन में। आप सभी को भी कितने आंसर आ रहे हैं ये भी मैं देखना चाहती हूँ, तो आप सभी लोग भी अपना राइट आंसर लगाएं जो भी आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है 2 स्थान। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 स्थान आरक्षित रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल यानी कि मुस्कान योजना संबंधित है। तो देखिए उत्तराखंड पुलिस का योजना है ये एक ऑपरेशन स्माइल, और ये संबंधित है, किससे संबंधित है? बच्चों से, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रा राक्षस जिनका जून 2016 में निधन हुआ की प्रसिद्धि है। तो देखिए मुद्रा राक्षस जिनका जून 2016 में निधन हुआ ये एक हिंदी उपन्यासकार हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक तथा व्यंग्यकार थे, और इनका जन्म 21 जून 1933 को कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 13 जून 2016 को। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो आला अफसर, दंड विधान, हस्तक्षेप, कालातीत तथा नारकीय जो हैं इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आयोग द्वारा पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? तो देखिए वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह शासन लगाया गया था ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 356, अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्र के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और राज्य सरकार को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेड यानी डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन का नाम बताइए। तो देखिए डबल रोटी यानी कि ब्रेड में प्रयुक्त होने वाला जो हानिकारक रसायन है ये है पोटेशियम ब्रोमेट, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का प्रथम नृजाति समूह किसे माना जाता है? उत्तराखंड का प्रथम नृजाति समूह माना जाता है किसे? कोल को, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साहित्यिक ग्रंथों में कोलों का जो वर्णन है ये मुंड या फिर शबर, मुंड या शबर नाम से मिलता है, और इस प्रजाति में एक प्रथा देखने को मिलती है, यानी कि इस प्रजाति में कोल जो प्रजाति है इसमें एक प्रथा का प्रचलन है जिसका नाम है कुमार कुमारी प्रथा। कुमार कुमारी प्रथा का प्रचलन है कोल प्रजाति में। तो आपसे पूछा जाए कि बताएं किस प्रजाति में कुमार कुमारी प्रथा का प्रचलन है, तो ये कौन सी प्रजाति है? ये कोल प्रजाति है, और इस प्रथा में भूटांतिक प्रभाव दिखता है। ये ध्यान रखेंगे, इसमें भूटांतिक प्रभाव देखने को मिलता है। और कोल के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति का आधिपत्य हुआ ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो देखिए पंवार शासकों की जो प्रथम राजधानी थी ये थी चाँदपुरगढ़ी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और चाँदपुरगढ़ी किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में। चमोली जनपद के गैरसैंण के पास स्थित है चाँदपुरगढ़ी। और चाँदपुरगढ़ का अंतिम जो गणपति था वो कौन था ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए चाँदपुरगढ़ का अंतिम गणपति था भानु प्रताप।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो देखिए गढ़वाली समाचार पत्र, इसके संपादक बताने हैं कौन थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विशंबर दत्त चंदोला। दिए गए ऑप्शन में हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विशंबर दत्त चंदोला। देखिए कहाँ से प्रकाशित होता था गढ़वाली समाचार पत्र? देहरादून से। देहरादून से इसका प्रकाशन होता था। तो देहरादून से प्रकाशित प्रथम गढ़वाली भाषा का मासिक समाचार पत्र गढ़वाली अखबार का प्रकाशन वर्ष 1905 ईस्वी में हुआ। वर्ष 1905 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हुआ, जो कि 1952 ईस्वी तक चला। और गढ़वाली पत्र का संपादन 3 संपादकों द्वारा किया गया। ये ध्यान रखेंगे, इस पत्र का संपादन 3 संपादकों द्वारा किया गया। पहले संपादक जो थे वो कौन थे? ये थे गिरिजा दत्त नैथानी। गिरिजा दत्त नैथानी। दूसरे संपादक थे दूसरे थे तारा दत्त गैरोला। तारा दत्त गैरोला। और तीसरे थे विशंबर दत्त चंदोला। तो 3 संपादकों द्वारा इसका संपादन किया गया गढ़वाली पत्र का, ये ध्यान रखेंगे। और विशंबर दत्त चंदोला जो हैं ये वर्ष 1916 से लेकर वर्ष 1952 तक इस पत्र के संपादक रहे। इन्होंने संपादन किया वर्ष 1916 से लेकर 1952 तक। और विशंबर दत्त चंदोला को ही गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? तो देखिए कौन सा ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जो कि पेशावर कांड का नायक कहलाता है? ये है वीरचंद सिंह गढ़वाली। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए वीरचंद सिंह गढ़वाली, इनका वास्तविक नाम क्या था? चंद्र सिंह भंडारी। चंद्र सिंह भंडारी इनका वास्तविक नाम था। और इनका जन्म 25 दिसंबर 1891 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। और वर्ष 1994 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1994 ईस्वी में इनके नाम पर, वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ? तो देखिए टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ किस वर्ष हुआ, ये बताना है। तो ये वर्ष था 1949। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य का भारत में विलयीकरण हुआ। और विलयीकरण पत्र में सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? परिपूर्णानंद पैन्यूली। परिपूर्णानंद पैन्यूली ने सबसे पहले विलयीकरण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किनको अगस्त 2016 में भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा है? तो देखिए 2016 में भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा है। किसे नवाजा है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीतू रॉय, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु एवं दीपा कर्माकर को, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय का पुरास्थल को, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। और 5वीं सदी में इसे स्थापित किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो जल्दी से बताएं आंसर। आप सभी लोग जिन्हें आंसर आ रहा है, आप सभी लोग भी आंसर कीजिए ना कमेंट सेक्शन में। आप सभी लोगों को कितना आ रहा है ये भी पता रहना चाहिए। तो जल्दी से आंसर कीजिए। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वां स्थान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों ए और बी को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए कथन ए दिया हुआ है, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। कथन बी है,
पर्वतीय जिलों से पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। अब कूट की सहायता से करेक्ट आंसर चुन लेना है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? तो देखिए, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार बताना है क्या था, तो इसका आधार था भाषा थी। भाषा जो थी ये राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? देखिए, टिहरी रियासत का प्रथम राजा बताना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने ही टिहरी को अपनी राजधानी बनाई थी, तो प्रथम राजा कौन हुआ? सुदर्शन शाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई थी, वर्ष किस वर्ष में हुई थी ये बताना है। तो देखिए, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई थी वर्ष 1973 में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आईआईएम कहाँ स्थित है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में आईआईएम स्थित है आपके कहाँ पर? काशीपुर में, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, उत्तराखंड स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि आईआईएम काशीपुर की स्थापना कब की गई? अप्रैल 2011 में इसकी स्थापना हुई, और ये देश का किस नंबर का? 13वें नंबर का, 13वां आईआईएम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग जो है ये अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करता है? राज्य के राज्यपाल को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है? आंसर कीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आप सभी लोग। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जिन लोगों को आंसर आ रहा है अपना राइट आंसर आप लगाएं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है ये है आपका 243, अनुच्छेद 243 पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए? तो ये कौन से मुख्यमंत्री थे? ये मुख्यमंत्री थे बीसी खंडूरी, जिन्होंने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान क्या किए थे? आरक्षित किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में सर्वाधिक थी? तो देखिए, किन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय बतानी है 2014-15 में सर्वाधिक थी, तो ये राज्य कौन कौन से हैं बताएं, कौन सा ये राज्य है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो देखिए, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। अधिकतम कितने मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है ये बताना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 मंत्रियों की। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिस्सेदारी रखता है? तो देखिए, कौन सा देश है? ये देश है आपका बांग्लादेश, जो कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिस्सेदारी रखता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, नोकरेक आरक्षित जैव मंडल अवस्थित है। तो नोकरेक आरक्षित जैव मंडल कहाँ पर अवस्थित है? ये अवस्थित है आपके मेघालय में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शोला वन का संबंध है। देखिए, शोला जो वन होते हैं इनका संबंध है दक्षिण प्रायद्वीप पहाड़ियों से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन करने वाला राज्य बताना है, ये राज्य है मध्य प्रदेश राज्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डोलवी इस्पात संयंत्र अवस्थित है। तो डोलवी इस्पात संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है,
डोलवी इस्पात संयंत्र अवस्थित है? डोलवी इस्पात संयंत्र जो है ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है, ये आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झूम खेती को डैश भी कहते हैं? तो देखिए झूम खेती जो है ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट हो रहा है, तो इसको जरूर ध्यान में रख लीजिए। झूम खेती को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरी खेती। झूम कृषि को ही स्थानांतरी खेती भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध बना है किस नदी पर? ये बना है देखिए महानदी पर, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हीराकुंड बांध महानदी पर किस राज्य में स्थित है, ये आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में स्थित है? तो कौन सा ये हिमालयी राज्य है? ये हिमालयी राज्य है आपका उत्तराखंड राज्य, जो कि आंशिक रूप से हिमालयी और आंशिक रूप से मैदान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भारतीय राज्य बताना, तो ये भारतीय राज्य है उत्तराखंड राज्य, इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साझा संपत्ति संसाधन भारत में किसके स्वामित्व में आते हैं? तो देखिए साझा संपत्ति संसाधन भारत में किसके स्वामित्व में आते हैं? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के स्वामित्व में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, FL2 नीति का संबंध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए FL2 जो नीति है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है उत्तराखंड की शराब नीति से, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी? तो देखिए रजिया सुल्तान जो है ये किस वर्ष शासक बनी थी? ये शासक बनी थी 1236 ईस्वी में, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगले क्वेश्चन पेपर के लिए भी। आप सभी लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, और इससे एक एक डिटेल वाइज इसके जितने भी पॉइंट बनते हैं मनसबदारी प्रथा से वो भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो रहा है। मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। मनसबदारी प्रथा अकबर ने प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ था? तो ये कौन सी संधि थी? ये संधि थी आपकी सालबाई की संधि, जिसके द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का क्या हुआ था? अंत हो गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया? तो देखिए ये गवर्नर जनरल था कौन? ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिसने भारत में ठगी का क्या किया? अंत किया था। तो आज आपके 50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुके हैं इस पेपर के। तो आप सभी लोगों को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सभी लोगों को इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप सभी लोग इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पेपर है, और बहुत सारे देखिए 3-4 सालों के अगर आपने क्वेश्चन पेपर अच्छे से उनको अच्छे से सॉल्व कर लिया तो हो सकता है कि बहुत सारे पेपर क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेपर में रिपीट हो जाएं, क्योंकि आयोग के द्वारा कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि रिपीट, अभी तक आपको 11 पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं, यानी कि आज ये 11वां पेपर है। तो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन जो हैं वो आयोग के द्वारा रिपीट किए जा रहे हैं। तो हो सकता है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएं, तो आप सभी लोगों को इसीलिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने पुराने प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो स्टडी विद एम पर यूकेपीएससी ओल्ड पेपर सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके अभी तक के सारे पेपर्स का सॉल्यूशन एक साथ देख सकते हैं। तो वहाँ पे आप देखिएगा ज़रूर इन पेपर्स के सॉल्यूशन को, काफ़ी आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। और इसके लिए आप सभी लोग स्टडी विद एम को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला देखेंगे, भारत में किस वर्ष में सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई थी? तो देखिए भारत में किस वर्ष सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई थी? ये वर्ष था आपका वर्ष 1854, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो देखिए हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, और ये किस पुस्तक से लिया गया है? ये लिया गया है कहाँ से? आनंद मठ से, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? तो धन का जो बहिर्गमन सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धर्म बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो देखिए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है, क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म और संघ, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? तो देखिए बेगम मुमताज महल का मूल नाम बताना है तो इनका मूल नाम था आरजमंद बानो। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर प्रत्यक्षतः लागू होता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा ये अनुच्छेद है जो कि जम्मू और कश्मीर पर प्रत्यक्ष लागू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अनुच्छेद 370। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा ये संवैधानिक संशोधन है जिसको भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग भी बताइएगा आपको आज का ये पेपर सेट कैसा लग रहा है और आप कितना स्कोर कर रहे हैं आज के इस पेपर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया? तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा का क्या कहा गया है? ये जो आपका अनुच्छेद है ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण है? तो देखिए विंडोज बताना है। कंप्यूटर के भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आईयू के द्वारा, तो आप देख सकते हैं विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ये बताना है विंडोज किसका उदाहरण है, बताएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है। आप सभी लोगों ने अभी तक तो कंप्यूटर की काफ़ी तैयारी कर ली होगी ना, तो आप सभी लोग बताएं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है देखिए एमएस ऑफिस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रोम है एक, देखिए रोम एक क्या है ये बताना है। रोम जो है ये एक नॉन वोलेटाइल स्मृति है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन इंपोर्ट डिवाइस है? तो देखिए ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है इंपोर्ट डिवाइस वाला, तो इंपोर्ट डिवाइस कौन सा है इनमें से? इसका करेक्ट आंसर है स्कैनर। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए कुतुब मीनार की ऊंचाई बतानी है तो 72.5 मीटर कुतुब मीनार की ऊंचाई है। कुतुब मीनार कहाँ पर किस स्थान पर स्थित है? आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक, तो देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ये एक वेब ब्राउज़र है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई? देखिए भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रारंभ किया गया, कब किया गया? 8 अप्रैल 2015 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल बजट राशि कितनी है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है इसकी कुल बजट राशि बतानी है, तो इसकी कुल बजट राशि है कितनी? 8,000 करोड़। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल बजट राशि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बजट 2016-17 में भारत का वित्तीय घाटा कितना अनुमानित है? तो देखिए बताना है आपको कि बजट 2016-17 में भारत का वित्तीय घाटा कितना अनुमानित है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.5%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और देखिए वर्ष 2022-23 की अगर हम बात करते हैं तो 2022-23 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3.8% पर लक्षित है, जो कि 2021-22 में
4.7% के संशोधित अनुमान से कम है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये भी आपसे करंट से रिलेट करके पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया था? तो देखिए अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को, ये जो जातियां हैं, ये जातियां हैं देखिए कौन कौन सी, कहार और तंवर सिंघारिया। ये जनजातियां कौन सी है, कहार और तंवर सिंघारिया, जिनको अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया था केंद्रीय सूची में, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन न्यूनतम था? तो देखिए कौन सा ये वर्ष था जब भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन न्यूनतम था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2014-15, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि कितनी है? देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि बतानी है, तो ये राशि है आपकी 12 रुपये प्रति वर्ष, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे, वह भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ओडिशा राज्य से, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का वर्ष 2014 में मानव विकास सूचकांक का मान कितना था? तो देखिए भारत का वर्ष 2014 में मानव विकास सूचकांक का मान बताना है। तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप अपना राइट आंसर लगाएं जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर है 0.609, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और देखिए यूएनडीपी द्वारा 2022 में प्रकाशित मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान पूछा जा सकता है। तो इसका स्थान कितना है? 132वां स्थान है, और वही स्थान 2020 में कितना था? 131वां था। तो ये ध्यान रखेंगे, यूएनडीपी द्वारा 2022 में प्रकाशित मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? 132वां स्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म शाही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए लेजर प्रिंटर। ये कौन सा प्रिंटर है? ये है लेजर प्रिंटर, जो बहुत ही सूक्ष्म शाही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्टन, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी? तो देखिए कौन सा ये अधिनियम था, जल्दी से बताएं आंसर करके। तो ये अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है? तो देखिए तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता हैं कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमांशु जोशी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2016 में 23वां राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड प्रदान किया गया। तो देखिए 23वां राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए शुभा मुदगल को, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है, और इस बार 2022 में उनकी 78वीं जयंती मनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ लगती है? तो देखिए उत्तराखंड के किस जनपद की सीमा, ये कौन सा जनपद है? ये है आपका पौड़ी जनपद, जिसकी सीमा 7 राज्य जिसकी सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ लगती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन था? देखिए नर्मदा बचाओ इस आंदोलन के संस्थापक थे कौन? मेधा पाटकर, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? देखिए भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाने वाली जो नदी है ये है आपकी कौन सी नदी? काली नदी। काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और सेशन अभी भी आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, गूगल है एक, गूगल क्या है? देखिए गूगल जो है ये आपका एक सर्च इंजन है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और कई बार ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये रिपीट भी हो रहे हैं, तो आप सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का थक्का यानी स्कंदन बनने हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो देखिए यहाँ पर से कुछ क्वेश्चन आपके साइंस के हैं तो आपके सिलेबस में नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। और जो देखना चाहता है वो कंटिन्यूसली क्लास को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि विटामिन के है ये, जो कि रक्त का थक्का यानी स्कंदन के लिए सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? लवणीय जल में उगने वाले जो पौधे होते हैं ये कहलाते हैं आपके हेलोफाइट्स, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? देखिए जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है ये बताना है, अल्मोड़ा में, देहरादून में, श्रीनगर में या फिर पंतनगर में? तो देखिए जैव प्रौद्योगिकी जो संस्थान है आपका ये है पंतनगर में, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशी प्रोटीन है? इनमें से मांसपेशी प्रोटीन है आपका मायोसिन, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? तो ये कौन से तरंगे हैं? ये है आपकी ध्वनि तरंगे जिनको ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर एस फैक्टर नाम का आधार है? तो देखिए आर एस फैक्टर नाम का आधार है क्या? रीसस बंदर, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक उपग्रह का उपयोग होता है, एक उपग्रह का उपयोग होता है संचार हेतु, मौसम की भविष्य हेतु, कृषि एवं वानिकी हेतु, सभी के लिए? तो उपरोक्त सभी के लिए, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मॉर्स गैस है, तो इनमें से मॉर्स गैस कौन सी है? मॉर्स गैस है इनमें से मीथेन गैस, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किस वर्ष किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो देखिए मानव जीनोम का जो अनुक्रमण है ये कब सफलतापूर्वक किया गया था? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2001 में। वर्ष 2001 में मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए में नहीं पाया जाता है, डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? देखिए डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, गुआनिन, इसके अलावा एडेनिन ये पाए जाते हैं लेकिन यूरेसिल नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2016 में थॉमस कप जीतने वाला कौन पहला यूरोपीय देश बन गया था? तो देखिए थॉमस कप 2016 में जीतने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना था? ये यूरोपीय देश था डेनमार्क, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वनों की कटाई पर प्रतिबंधित लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो देखिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इनमें से नॉर्वे, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चीन का दक्षिण चीन सागर में किस क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर फिलीपींस और वियतनाम के साथ विवाद चल रहा है? तो देखिए चीन और दक्षिण चीन सागर के किस क्षेत्र के नियंत्रण के लिए ये क्षेत्र है आपका कौन सा? स्प्रैटली द्वीप श्रृंखला, जिसको लेकर फिलीपींस और वियतनाम के साथ विवाद चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश का पहला डिजिटल बन गया है? तो कौन सा राज्य देश का पहला डिजिटल राज्य बन गया है ये बताना है। तो देखिए ये राज्य है आपका कौन सा राज्य? केरल राज्य, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केरल राज्य जो है ये देश का पहला डिजिटल राज्य बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
एडिटर अनप्लग्ड मीडिया मैग्नेट्स नेताजी एंड मी पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए एडिटर अनप्लग्ड मीडिया मैग्नेट्स नेताजी एंड मी इस पुस्तक के लेखक बताने हैं, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद मेहता, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? तो देखिए 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को, ये फिल्म थी देखिए बाहुबली फिल्म, जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 दिया गया है। तो देखिए 2015, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 2016 का है, और इसी से करंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेने हैं। तो रिलेट करके आयु के द्वारा पूछा जा सकता है करंट से, तो ये ध्यान रखेंगे। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 दिया गया था किसको? इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर चौधरी को। और इसी से रिलेटेड आप 2021 और 22 का अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? तो देखिए इंसुलिन जो हार्मोन है इसका सिक्रेशन होता है कहाँ से? पैंक्रियाज से, यानी कि अग्नाशय से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। शाम 5 बजे आपको हिंदी की क्लास प्रोवाइड की गई थी, वो आप ज्वाइन कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं देखी है। तो कल आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा कल रात को 8 बजे, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विद एम को ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।